नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो जो है, ये वीडियो स्वर और स्वर के भेद, इनकी चर्चा करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आज हम स्वर की पूरी तरह एक सामान्य जानकारी पता करेंगे कि स्वर कितने होते हैं, मूलतः कितने होते हैं, मात्रा रूप में कितने बताए गए हैं, इनके भेद कैसे बनाए गए हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग आज जो टॉपिक खत्म होगा, अगर कोशिश रही मेरी तो हर टॉपिक यानी जैसे वर्ण खत्म हुआ तो उसका एक टेस्ट पेपर तैयार करूं, नेक्स्ट कोई टॉपिक खत्म हुआ टेस्ट तैयार करूं। लेकिन फिलहाल अभी मैं हमारे एक टॉपिक, जैसे आजकल हमने वर्ण खत्म किया, वर्ण के सामान्य खत्म की, स्वर पे लास्ट खत्म किया, उसी के साथ आगे आज मैं स्वर और स्वर के भेद चर्चा करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक भी अगर आपने मेरे YouTube चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग अभी भी आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि ये सर वीडियो कैसा लग रहा है। चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं स्वर और स्वर के भेद। पिछले वाले वीडियो में मैंने स्वर के बारे में आप लोगों को बताया, स्वर के बारे में बताया था कि भाई स्वर होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि स्वर जो है वो हमारे स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब स्वतंत्र होते हैं, कहां होते हैं? तो इसका मतलब यह है कि उच्चारण और लेखन में, ध्यान रखना, स्वर स्वतंत्र होते हैं, किसमें होते हैं? उच्चारण और लेखन में। ये पूर्ण होने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अर्थात मैं कहूं कि ये स्वर जो है, स्वर पूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं, अर्थात किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। वापस ध्यान रखना, स्वतंत्र होते हैं, किसमें होते हैं? उच्चारण और लेखन में, और ये पूर्ण होते हैं, किसी भी वर्ण की सहायता ये नहीं लेते हैं। एक चीज और, स्वरों की हमारे एक रूप और है कि उच्चारण करते हैं तो इनमें कई बाधा नहीं आती है। जैसे कि मैं कहूं कि हमारे पास जो उच्चारण अवयव बने हैं, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी, इन्हें हम क्या बोलेंगे? उच्चारण अवयव। अवयव का मतलब होता है, हमने कल भी इस बारे में चर्चा की थी, ये हमारी मुखाकृति है और इसके अंदर यहां ये हमारी जीभ है, ये जीभ का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये हमारा कंठ वाला पार्ट है, क्योंकि जीभ हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, कंठ से। तो इसका मतलब है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया? कंठ। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये आता है तालु। तालु कौन से नंबर पे आ गया? सेकंड नंबर पे। नंबर 3 पे ऊपर वाले दांत के जस्ट पीछे एक खुरदरा भाग आएगा, उसे हम बोलेंगे मूर्धा। क्या बोलेंगे? मूर्धा। चौथा जो आएगा वो आएगा दंत, और पांचवा जो आएगा वो होगा हमारा यहां ओष्ठ। ये 5 हो जाएगा। इन सब का क्रम नियत है, फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं होता है। वापस ध्यान रखना, सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये क्रम बना हुआ। हमारे पास स्वर कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर रहेगा। जब हम 11 स्वर को बोलते हैं तो 11 स्वरों को बोलते समय हमारे फेफड़ों से उठने वाली हवा, ध्यान रखना, स्वरों की उच्चारण में फेफड़ों से
उठने वाली हवा बिना बाधा के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाते हैं। बिना बाधा के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे जो स्वर हैं, वो स्वर कितने हैं, कैसे हैं, चर्चा भी करेंगे। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर बने होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए मूलतः स्वर कितने हैं, मूलतः हिंदी में स्वरों की संख्या जो बताई गई है वो है 10। कितनी बताई गई है? 10। इसमें संस्कृत के री स्वर को शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखना, ये संस्कृत के री स्वर को शामिल नहीं किया गया है। यहां एक और बात है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, कितनी होती है? तो यहां भी इसकी संख्या 10 होती है, लेकिन इसमें अ स्वर की कोई संख्या नहीं होती है। अ स्वर काउंटिंग में नहीं आएगा। ध्यान देखना एक बात, चीज अ देखना, इसमें इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होगी, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होगी, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री इस रूप में आएगा, ये ए, ये आई, ये ओ और ये औ। यानी हर एक स्वर की अपनी कोई ना कोई मात्रा है, लेकिन अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इतना ध्यान रखें आप। ठीक है, तो आप याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। मूलतः हिंदी में स्वरों संख्या कितनी? 10। कौन शामिल नहीं हुआ? री। मात्रा के आधार पर स्वरों संख्या कितनी है? 10। यहां कौन शामिल नहीं होगा? तो है। चलो, अब हम ये तो हो गई कॉमन चर्चा, और एक कितना हो गया, जो हमारे सभी स्वर सगोश और अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर सगोश और अल्प प्राण होते हैं। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में भी पूछ चुके हैं कि सभी स्वर क्या होते हैं। तो आप इतना याद रखें, सभी स्वर सगोश और अल्प प्राण होते हैं। अब सगोश और अल्प प्राण ये क्या होते हैं, इसकी चर्चा में अपने नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा व्यंजन का, उसमें चर्चा करूंगा कि सगोश क्या है, अगोश क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। ठीक है, चलो आज के हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग स्वर की चर्चा हो गई। अब आते हैं स्वरों के भेद पर। ठीक है, स्वरों के भेद। स्वर के भेद इतना याद रखें, हमारे जो स्वर के भेद हैं ये मुख्यतः अलग अलग श्रेणी के अनुसार 5 रूप में बताए गए हैं। कितने बताए गए? 5 रूप में। सबसे पहले बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 2, उच्चारण अवधि के आधार पर।
नंबर 1 उच्चारण स्थान के आधार पर, नंबर 2 उच्चारण अवधि के आधार पर, नंबर 3 ओष्ठ के आधार पर, नंबर 4 जिह्वा के आधार पर, जिह्वा का मतलब होता है जीभ, और नंबर 5 मुख विवर। अभी जो एक एग्जाम हुआ था यूपी टेट में वहां मुख विवर नाम ना आकर के इसका विवर का विचार होता है द्वार। विवर का अर्थ क्या होता है? द्वार। इसका वहां इसका जो नाम आया वो आया तालु के आधार पर, तालु के आधार। तो यहां हमारे स्वरों के भेद कितने हो गए? 5। उच्चारण स्थान के आधार पर, अवधि के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। ये हमारे स्वरों का ग्रुप है। इनका कोई क्रम जो हमारे भेद है, इनके ग्रुप बनाए गए हैं, इनमें हर एक के अंदर अलग भेद बनाएंगे। कंठ तालु मूर्धा कहाँ आएंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहाँ आएंगे, वृत्ताकार अवृत्ताकार कहाँ आएंगे, अग्र मध्य पश्च कहाँ आएंगे, समृत अर्ध समृत अर्ध विव्रत विव्रत कहाँ आएंगे, ये सब अलग अलग क्रम बना हुआ है। तो आप ध्यान से देखें। पर सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण स्थान। सबसे नंबर एक पे आते हैं उच्चारण स्थान के आधार। सबसे पहले याद रखना, हम पहली बात इसे कर रहे हैं, उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था स्थान का मतलब होता है जगह है, उच्चारण का मतलब होता है हम जो बोलते हैं, हमारी आवाज का रूप जो बनता है वो उच्चारण में आता है। हम जब बोलते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उच्चारण के अवयव बनते हैं। क्या बनते हैं? अवयव। पहले एक चीज को पता होना चाहिए, हमारे स्वर कितने हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर बने हुए हैं। इन 11 स्वरों को हमें इन सब भेदों के अंदर बांटना है कि कौन कहां जाएगा, कौन कहां अपना स्थान ग्रहण करेगा, किस भेद के अकॉर्डिंग कहां स्थान ग्रहण करेगा, ये सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। देखिए पहला भेद कौन सा हमारा? उच्चारण स्थान का। आप इतना याद रखें कि जब भी उच्चारण स्थान बनाए जाएंगे, जब भी उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद किए जाएंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले सहायता लेनी होगी उच्चारण अवयव की। उच्चारण अवयव की सहायता ली जाएगी। किसकी लेंगे? उच्चारण अवयव की। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए उच्चारण अवयव कितने हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। वापस मैं चार्ट बना रहा हूं, मिटा देंगे इसको बस। ये तो बनाया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था क्या क्या होता है ये। तो नंबर 1 पे क्या आएगा? नंबर 1 पे होगा हमारा कंठ, नंबर 2 पे तालु, नंबर 3 पे मूर्धा, 4 पे दंत और 5 पे हमारा यहां आ जाएगा ओष्ठ। ये हमारे ग्रुप बनेंगे। इतना याद रखना कि हमारे जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है, हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो एक भी स्वर ऐसा नहीं है जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ नीचे वाले दांत को स्पर्श करे। ध्यान रखना, एक भी जगह जीभ जो है वो नीचे वाले दांत को स्पर्श करेगी नहीं। आप बोल के देखें, जैसे हमारी जीभ पर आप फोकस करें, जीभ पर फोकस करते हुए देख रहे हैं कहां कहां टच कर रही हो, तो हम जैसे बोलते हैं ए, आ, ई, उ, री। री में ऊपर जा रहा है, मूर्धा के नजदीक टच कर रहा है। री, ए, आई, ओ, यानी पूरे स्वरों के उच्चारण में केवल जीवा अपने स्थान से ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन वो किसी भी अवयव को स्पर्श नहीं कर रही है। तो पहले तो हमने क्या कहा था, यहां फेफड़ों से उठने वाली हवा सीधी बाहर निकलेगी, किसी को स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है। दूसरी बात हमने कही कि यहां 11 स्वर को बोलते वक्त एक भी बार हमारी जीभ नीचे वाले दांत को स्पर्श नहीं करेगी। तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि उच्चारण स्थान बनाते समय हमने सहायता किसकी ली? उच्चारण अवयव की। अब जब उच्चारण अवयव की सहायता ली गई तो उच्चारण अवयव कितने होते हैं? 5 कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इनमें से कौन सा अवयव शामिल नहीं होगा? दंत नहीं होगा। कौन नहीं होगा? दंत नहीं होगा।
अब एक चीज हो रहा है कि हमारे यहाँ स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद किए गए हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब 4 तो हमारे यहाँ लिखे हुए है ना, कैसे बने वो थोड़ा ध्यान से देखना। 6 भेद कुल हैं। अब वो 6 भेद कैसे बने हैं, तो दंत को तुमने यहां हटा दिया, जो 4 बचे हैं उनको क्रम स्तर पर यहां उतार देंगे हम लोग, है ना। जैसे कि नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा और नंबर 4 ओष्ठ। ये 4 हमारे कुल भेद कितने बता रहे हम? 6 बता रहे हैं, लेकिन यहां अभी तक कितना है? 4। अब 2 कौन से आएंगे चर्चा बात करेंगे। अब ध्यान सुनाइए कि यहां पर ये वाले रूप जो बने हुए हैं, ये 11 स्वर बने हुए हैं। इन 11 स्वरों को हमें इनको यहां बिठाना है। जो जहां अपना स्थान ग्रहण कर लेगा वो वापस जगह चेंज नहीं करेगा, यानी वो वहीं रहेगा। अब एक ध्यान रखना, जब हम कंठ की बात करते हैं, तब उस दरमियान हमारी जीवा अपने स्थान से ऊपर नहीं जाएगी और वहां बोलते समय जो हवा का प्रवाह है, जो हवा का दबाव है, वो कहां रहेगा? हमारे कंठ पर रहेगा। कहां रहेगा? हमारे कंठ पर रहेगा। जैसे कि हम इन 11 स्वर में से हम 2 स्वर, जैसे कि इन दोनों को बोलना है, मतलब इन दोनों को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? ए आ, ठीक है ना। अब ए और आ बोलते वक्त हमारी जीभ बिल्कुल नहीं हिल रही है, वही की स्थिर है। तो उसका मतलब क्या है? ये जोर कहां पड़ रहा है? हमारे कंठ में पड़ रहा है। तो कंठ में आने वाले स्वर कौन कौन से हो गए? ए और आ। अब देखिए, जो मैंने पहले कहा था, जो स्वर जहां स्थान ले चुका है वापस जगह चेंज नहीं करेगा, वो वही रहेगा। ठीक है। अब दूसरी स्थिति हम अगले पे आते हैं। ठीक है। अब हम तालु की बात करते हैं। तो तालु में जब हम इन दोनों स्वर को बोलते हैं, ई बोलते हैं, तो ई और ई बोलते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखना, यहां से हवा का दबाव जाता है और यहां जाकर के वापस ऊपर जाता है इसे। तो इसका मतलब क्या है? ई बोलते वक्त वापस दबाव ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे तालु में आने वाले स्वर 2 होंगे और ये कौन से होंगे? एक तो ई और एक बड़ी, छोटी ई और बड़ी। अब जो बचा है नेक्स्ट मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है कि हमारे ऊपर वाले दांत के पीछे जो मसूड़े हैं उनको आंशिक रूप में टच करना चाहिए। देखो, 2 यहां कंठ में आ चुके हैं, 2 यहां तालु में आ चुके हैं, अब बचे ये। ठीक है। अब आप इनमें से ध्यान रखना, री क्या आ रहा है? री। केवल एक ही एक स्वर है, एक ही ऐसा स्वर है जिसको बोलते वक्त हमारी जीभ ऊपर वाले दांत के पीछे मसूड़ों को आंशिक रूप में टच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि मूर्धा यानी मसूड़े के पास आने वाला स्वर कौन सा हो गया? हमारा री हो गया। अब ओष्ठ यानी ये भी हट चुका है ऐसे। अब हमारे पास ओष्ठ यानी इन स्वरों में से हम जब बोल रहे हैं तो इन दोनों को बोलते वक्त ओष्ठ का प्रयोग किया जाएगा। ऊ बोलते वक्त होठ गोल होंगे। बिना ओष्ठ को गोल किए हम ऊ और ऊ का प्रवाह या उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऊ और ऊ को बोलते वक्त हमने सहायता किसकी ली? ओष्ठ की ली। तो हमने यहां कह दिया ओष्ठ में आने वाले जो हमारे स्वर हैं वो 2 हो जाएंगे, एक तो ऊ और एक बड़ा। तो ये दोनों भी यहां से चले गए। अब देखो, हमने अभी तक केवल 4 की बात की है। स्वर कितने हैं? 11 है। अब अभी तक हमने 7 स्वर ही बांटे हैं, 4 तो बैठे हुए अभी तक। तो हमने यहां क्या किया? पहले ए का निर्माण किया। ठीक है। अब ए कैसे बनता है? तो यहां ध्यान रखना, ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ये ए बनता है। ए या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बनता है। ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान दें, अब इसमें नाम तो है ही नहीं, तो हमें इन दोनों के उच्चारण स्थान जो अभी हमने यहां बांटे हैं उन्हीं उच्चारण स्थान को यहां वापस लेना है। जैसे ए और आ कहां आया था? कंठ में। ई और ई कहां आया था? तालु में। तो हम इनका नामकरण भी सेम उस रूप में करेंगे। जैसे यहां हमने लिख दिया कंठ और यहां हमने लिख दिया तालु। ठीक है। दोनों मिल गए। अब ये दोनों जब यहां प्लस कर रहे हैं तो ये भी प्लस करेंगे, तो इनका नाम इसका मिलकर के दोनों को मिक्स करते हुए ये बन जाएगा कंठ तालु। क्या बन गया ये? कंठ तालु। तो हमारा इसी रूप में 5वां जो भेद है वो बन जाएगा कंठ तालु। तो कंठ तालु का पहला कौन सा बन गया? ए। ध्यान रखना, ये बढ़ चुका है। अब नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट आया, हमने कहा कि अब बनाना हमें आई। ठीक है। आई बनाने के लिए सबसे पहले ए या आ स्वर के बाद
ए स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए। अगर ये दोनों होते हैं तो हमारा यहां जो स्वर बनेगा वो बनेगा आई। ठीक है, अब वापस फोकस करते हैं, जो जहां थे उनके नाम वापस लेंगे हम लोग। ए और आ का नाम क्या आया? कंठ। ए का नाम क्या लिखा था हमने यहां पर? कंठ तालु। तो इस श्रेणी में जब दोनों ही कंठ के रूप में यहां आ चुके हैं तो दोनों को मिलाकर ये वाला नाम स्वीकार किया जाएगा और ये दोनों ही स्वर ए और आई दोनों ही स्वर कहां जाएंगे? हमारे कंठ तालु में जाएंगे। तो कंठ तालु में हमारे स्वर कितने हो गए? दो। कौन कौन से? ए और आई। तो हमने इन दोनों को भी बांट दिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे ओ वाले स्वर में। ओके, ओ को बांटते हैं, सेम कंडीशन होगी जिसमें अंदर हम क्या करेंगे? ए या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो हम इसे ओ बना देंगे। जैसे हमने ई और ई आया तो ए बनाया, यहां ऊ और ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा। जो नामकरण हमने जैसे यहां ई आया तो तालु किया, उसी रूप में यहां ऊ और ऊ आया तो हम ओष्ठ करेंगे। तो यहां ए और आ का स्थान तो क्या हो गया? कंठ। ऊ और ऊ का स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। दोनों को जैसे हमने यहां मिला वैसे यहां मिलाएंगे तो ये कंठ और ओष्ठ मिलकर कंठोष्ठ बन जाएगा। तो यहां पर ओ का स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। इसी के साथ हमारा छठा यहां भेद हो जाएगा कंठोष्ठ। हमने क्या कहा था? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 6 हैं। ये 6 भेद लिखे हुए हैं। हमने स्टार्टिंग में 4 ही बनाए थे, 2 हमने स्वरों को मिला मिला करके बनाए हैं। तो पहला कंठोष्ठ में हमारा स्वर कौन सा आ गया? हमारा यहां स्वर आ गया ऊ। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं औ पर। तो जैसे हमने आई बनाया था उसी कंडीशन में हमारा औ बनेगा। जैसे ए या आ के बाद ओ आता है तो ये औ बन जाएगा। जैसे कि वापस नामकरण करते हैं तो ए और आ का नाम होगा कंठ, ओ का नाम होगा कंठोष्ठ और इन दोनों की श्रेणी एक ही रहेगी और ये दोनों किस में जाएंगे? कंठोष्ठ में जाएंगे। तो कंठोष्ठ में आने वाला हमारा एक स्वर और हो जाएगा औ। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो हमारे सामने हम लोग इसमें जब बंटवारा करते हैं, भेद करते हैं तो कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ, कंठ तालु कंठोष्ठ। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो अब आते हैं हमारे दूसरे वाले भेद पर जिसका नाम है उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। दूसरे भेद का नाम है उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। क्या नाम है? उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के भेद। अवधि का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। अच्छा, यहां पर मूल रूप में इसके 3 भेद किए गए। कितने होते हैं? 3। लेकिन इतना याद रखना, हिंदी में हमारे अगर देखा जाए तो मात्रा 2 की ही लगती है, या तो वो लघु होगी या दीर्घ होगी, क्योंकि इसके अलावा जो प्लुत स्वर इसमें आता है वो हमारे संस्कृत के रूप से ग्रहण किया है, हमारे हिंदी के रूप में नहीं आया वो। ठीक है, अब इस स्थिति में हमारे भेद कितने बनाए गए? 3। 3 में नंबर 1 का नाम क्या रखा हमने? ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। नंबर 1 क्या है? ह्रस्व स्वर,
नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। सबसे पहले याद रखना कि शॉर्ट में याद रखना कि नंबर 1 का मतलब है, यहां हमने 3 ब्रेक किए हैं। नंबर 1 का मतलब मात्रा का प्रयोग कम यानी छोटी मात्रा प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2 का मतलब 2 मात्रा यानी बड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। और प्लुत जो संस्कृत से ग्रहण किया गया है इसमें 3 गुना समय यहाँ दिखा है। तो हमने यहाँ बात किसी की अवधि की है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर के अन्य नाम क्या है। तो ह्रस्व स्वर को हम एक नाम से और जानते हैं, इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं क्योंकि छोटे ही हैं, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर छोटा होता है तो लघु स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर। और इनका एक नाम और है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। रिपीट करना, ह्रस्व का एक नाम और क्या है? लघु, एक नाम और मूल, एक नाम और एक मात्रिक स्वर। वापस उसी रूप में यहां की बात कहें तो दीर्घ स्वर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है गुरु स्वर। गुरु बड़ा होता है ना, लेकिन यहां हम लोग दीर्घ का एक नाम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। इसका एक नाम और है संधि स्वर। क्या नाम है? संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां आने वाले जितने भी स्वर हैं वो आपस में मिल मिलकर बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर 1 से बने, 2 से बने, 3 से बने ना। हर एक स्वर, चाहे आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, ए आई ऊ और कुछ भी हो, वो 2 स्वर के मेल से ही बने हैं, इसलिए वो संधि कहते हैं। और यहां हमने लघु में क्या किया था? एक मात्रिक किया था। इनमें एक मात्रा होती है तो ये 2 मात्राओं के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है। अब यहां की बात करें तो यहां प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर में ये इतना याद रखें, यह भेद हमारे संस्कृत से आया है। कहां से आया है? संस्कृत से। ये हमारे रूप में नहीं है। ठीक है। यहां की बात करें तो पहला भेद कौन सा हो गया? ह्रस्व। दूसरा कौन सा हो गया? दीर्घ। तीसरा कौन सा हो गया? प्लुत। ठीक है। अगर मैं कहूं, क्योंकि हमने यहां अवधि की बात की है, तो उच्चारण में, ठीक है, स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता हो, स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता हो तो उन्हें हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर यानी मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। लेकिन अगर किन्हीं स्वरों के उच्चारण में समय दुगुना लगता हो, लघु स्वर की तुलना में दुगुना लगता हो, क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। ये इनके उपनाम बन जाएंगे। जबकि किसी जगह उच्चारण में अगर जो समय है वो 3 गुना लगता हो, मूल स्वरों की तुलना में 3 गुना लगता हो, तो उन्हें हम प्लुत स्वर, जो संस्कृत में दिया है, प्लुत रूप में ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले जानना कि ह्रस्व स्वर जो है इसमें हमारे समय जो है वो कम लगता है। यहां पर समय दुगुना लगता है और यहां समय तिगुना लगता है। तो पहला क्या हो गया? कम समय, दुगुना और तिगुना। ठीक है। इतना शॉर्ट में याद रखना। अब हमारे पास ध्यान रखना स्वर कितने हैं? 11। इन 11 स्वर को मैंने पहले कहा था हमारे हिंदी में भेद मूल रूप में 2 ही बताए गए। प्लुत हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हमें स्थान दिया है ओम। ओम जब बोलते हैं तो उच्चारण की अवधि बढ़ती है ना। तो हमारे 11 स्वरों को हमें इन 2 भेदों में मूल रूप में बांटना है, पहले 2 भेदों में। तो इतना याद रखना। हमारे पास ही 11 स्वर है। अब देखो, ए और आ में छोटा कौन है? ए। ई और ई में छोटा कौन है? छोटी ई। ऊ और ऊ में छोटा कौन है? छोटा ऊ। और री का बड़ा संस्कृत में आता है, ये तो ऑलरेडी छोटा है, तो ये री। ठीक है। तो इतना रहना, जहां जहां जिन जिन स्वरों पर मैंने अंडरलाइन की है, ठीक है ना, वो अंडरलाइन वाले स्वर जाएंगे नंबर 1 में, ह्रस्व में, जो सारे छोटे हैं, इनमें समय कम लगता है। तो हमारे लघु स्वर कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ए, ई, ऊ, री। लाइन याद रखना, वे स्वर या जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है उन्हें लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर
या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, ये कौन सा है? दीर्घ स्वर। अब इन अंडरलाइन के अलावा जितने भी स्वर बचे हैं, कितने बचे? देखो 7 बचे भाई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, 7 बचे। इन सातों स्वरों को हम कहां बैठाएंगे? नंबर 2 में, और ये दीर्घ स्वर के रूप में स्थान ग्रहण करेंगे और ये यहां स्थान ग्रहण कर लेंगे 7। जो बचे वो सब यहां आ जाएंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। क्लियर? मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि हमारे 11 स्वर जो हैं उनके मूल रूप में 2 वेदों के अंदर ही इनका स्थान ग्रहण हो जाएगा। प्लुत संस्कृत से आया है, ये हमारे यहाँ का नहीं है, क्योंकि इसकी अवधि 3 गुना है। ठीक है ना? अब जैसे मैं कहूं कि हम जब कभी भी प्लुत का प्रयोग करेंगे तो आपको एक चिन्ह ये जरूर देखना है, ये चिन्ह आपको देखना है। कारण क्या है कि यही चिन्ह उच्चारण की मात्रा अवधि को बढ़ाएगा और यही प्लुत की पहचान कराएगा। ठीक है? यहां इससे पहले जो भी स्वर आएगा उसकी अवधि 3 गुना लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? ध्यान रखना ये। जैसे कि एक हमने कभी शिव का मंत्र उच्चारण करते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, तो ओम ऐसे बोलते हैं ना, तो यहां पर देखो ओ या उसके बाद चिन्ह आ जाएगा, उसके बाद मैं आ गया। ठीक है? अब ये चिन्ह आने के कारण से इसके प्रारंभिक जो स्वर है इसकी अवधि कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। कितने गुना? 3 गुना हो जाएगी। इसीलिए इस ओ को बोलते वक्त ओम नहीं बोलते, ओ मैं ये बोला था, ताकि ये अवधि दिखा दे कि ये जो चिन्ह लगा है इससे पहले आने वाले वर्ण की अवधि 3 गुना हो चुकी है। ठीक है? ये हमारे उच्चारण अवधि के भेद हो गए, इसके बारे में बता दिया, चर्चा किस रूप हो गई। ठीक है? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट व्यवस्था करिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर 3 वाले भेद पर। नंबर 3 भेद कौन सा है? ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? ओष्ठ का मतलब होता है होठ। अब देखो, या तो हमारे होठ गोल होते हैं या हमारे होठ गोल नहीं होते हैं। होठ गोल होते हैं नहीं होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं भी चौकोर हो रहे हो, षटकोण में ऐसा तो नहीं होता। तो यहां पर हमारे 2 ही भेद हैं। यहां पर जानना, ओष्ठ के आधार पर स्वरों कितने भेद? 2 भेद होते हैं, 2 भेद। गोल होते हैं तो ये वृत्ताकार बन जाएंगे, वृत्ताकार स्वर नंबर 1। अगर गोल नहीं होते हैं तो ये बन जाएंगे अवृत्ताकार स्वर। पहला भेद क्या हो गया? मैंने क्या कहा? 2 ही रूप बनते हैं, या तो गोल होगा या गोल नहीं होगा। गोल होता है तो वो वृत्ताकार बन जाएगा, गोल नहीं होता है तो वो अवृत्ताकार बन जाएगा। अब इतना याद रखना, अगर मैं वृत्ताकार के टुकड़े करूं, है ना, तो वृत्ताकार शब्द के टुकड़े करने पर इसको हम लिखते हैं वृत्त प्लस आकार। ठीक है? अवृत्ताकार शब्द के टुकड़े करते हैं तो इसे लिखते हैं हम लोग अ प्लस वृत्त प्लस आकार। ठीक है ना? किसी भी चीज को रटना नहीं है। वर्ण बहुत ही सरल टॉपिक है, कठिन टॉपिक नहीं है। हम लोगों ने हमारी मानसिकता के रूप में तो कठिन बना रखा है कि वर्ण बहुत कठिन है, हम याद कैसे करें, याद नहीं होता है। ट्रिक से याद करो, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे पहले हर्ष दीर्घ प्लुत में किया आपने कि जो अंडरलाइन कर दिया वो पहले में आ गया, जो रह गए 7 वो नंबर 2 में आ गए, और वो चिन्ह दिख जाए वो नंबर 3 में आ जाएगा। उसी रूप में हमने यहां क्या कहा कि वृत्ताकार के टुकड़े क्या होगा? वृत्त प्लस आकार। तो वृत्त का मतलब होता है गोल, वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल, और आकार का मतलब क्या होता है? रूप। सेम कंडीशन। इसी रूप में ये सारा ये ग्रहण करेगा। अगर मैं इतना याद रखना, यहां ए भी आ रहा है, ए का मतलब होता है नहीं, वृत्त का मतलब गोल और आकार का मतलब रूप। ठीक है ना? हमारे पास स्वरों की संख्या 11 ही है। हमें उन 11 स्वर को 2 भागों में बांटना है। ध्यान से सुनना, जो यहां आ जाएंगे उनके अलावा जितने भी स्वर बचेंगे वो सारे यहां आ जाएंगे। ठीक है ना? अब हम बात करें वृत्ताकार स्वर की। पहले तो ध्यान सुनना, वृत्ताकार मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाए वे वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे।
ठीक है। अब ध्यान रखना कि हम सब 11 स्वर को बोलते हैं, किन किन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल हो रहे हैं, तो ध्यान सुनना, ए, आ, ई, उ, ऊ। देखो ऊ गोल हो रहे, तो यहां पर ऊ, वापस आ जाते हैं, री, ए, आई, ओ, औ, वापस ओ औ में गोल हो रहे, तो वापस क्या होगा, ओ औ। हमने कितनी जगह अंडरलाइन किया, केवल 4 जगह, कहां कहां, ऊ, ओ, औ, ठीक है ना। तो हमारे यहां पर 4 स्वर हो गए, ऊ, ओ और औ, ठीक है। अब जो भी बच गए वो सारे नंबर 2 में, कोई ध्यान नहीं रहना कि क्या है, लेकिन इसकी लाइन याद रखना, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल न हो वे अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब कौन कौन से आएंगे, तो जितने भी स्वर यहां से बच गए हैं वो सारे स्वर यहां आ जाएंगे। तो हमारे पास कुल कितने हैं, 11 स्वर, 11 में से यहां कितने आ गए, 4, कितने बच गए, 7 स्वर, 7 स्वर यहां आ जाएंगे, जिनमें एक तो ए, आ, ई, री, ए और आई, ये हो गया। और ये हमारा तीसरा पेज खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, ताकि नेक्स्ट चर्चा में आनंद करें। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे नंबर 4 भेद पर, जिसका नाम है जिह्वा, जिसे हम जीभ कहते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ, ध्यान से सुनना, जब हमने उच्चारण अवयव बनाए थे, अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने ये कहा था ये हमारी जीभ है, और आप कुछ भी बोलो, स्वर बोलो, व्यंजन बोलो, कुछ भी बोलो, हमारी ये जीभ कंटिन्यू हिलती है। इसका काम ये है कि उस हवा के प्रभाव को कम ज्यादा करना, रोकना, है ना। तो हम ये कहते हैं इस जीभ के हम लोग 3 पार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट यहां से यहां तक कर देते हैं, सेकंड वाला यहां से यहां तक कर देते हैं, और थर्ड वाला यहां से यहां तक करते हैं। 3 करते हैं, है ना। जो आगे है उसे बोलेंगे अग्र, जो बीच में है उसे बोलेंगे मध्य, और जो पीछे है उसे बोलेंगे पश्च। ठीक है। इस आधार पर हमारे जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। पहला कौन सा हो गया, अग्र स्वर। नंबर दूसरा कौन सा हो गया, मध्य स्वर। तीसरा कौन सा हो गया, पश्च स्वर। एक चीज, एक प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, है ना। वैसे अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे बाद में। पश्च जो शब्द है, इसकी संधि क्या होगी और इसके टुकड़े क्या होंगे, संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दोगे। इस पश्च की संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है। चलो, पहला नाम क्या आ रहा है, अग्र। दूसरा क्या आ रहा है, मध्य। तीसरा क्या आ रहा है, पश्च। स्वर कितने होगा, 11। 11 को बांटने तीनों में। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले इतना याद रख लें कि मध्य में आने वाला स्वर एक ही है, और वो कौन सा है, ए। कौन सा है, ए। ए स्वर कहां आता है, मध्य में आता है। अब हमारे स्वर कितने बचे, 10। 10 स्वर में 5 ऊपर जाएंगे, 5 नीचे आएंगे, ठीक है ना। लेकिन
जो जीभ का दबाव पॉइंट है वो या तो जीवा के आगे रहेगा या पीछे रहेगा, ठीक है ना। अगर की बात करें तो हम जब इन सबको बोलते हैं तो आप सबको बोलना है इनको और देखना है कि किस स्वर की जगह वो हमारा जीवा का दबाव कहां पड़ रहा है। तो हो चुका है, आ बोल रहे पीछे कंठ की आवाज आ रही है, ठीक है। ई है ना, ये दोनों बोल रहे हैं। तो ई बोलते वक्त हमारा मुंह कम खुल रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो दबाव है वो इस जगह पड़ रहा है, यहां। तो हमारे अग्र स्वर में दो स्वर कौन से हो गए, ई और ई, ठीक है। एक और नेक्स्ट कौन सा है, ऊ बोलते वक्त हमारे होठ गोल हो रहे हैं और हवा का दबाव पीछे जा रहा है, आगे नहीं आ रहा, पीछे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे री, देखो री बोल रहे हैं तो हमारी जीभ का ऊपर वाला टॉप पॉइंट है, वो टॉप पॉइंट हमारा जाकर इस जगह टच कर रहा है मूर्धा को, आंशिक रूप में। तो हमारा अग्र स्वर में एक स्वर और आएगा, ठीक है। अब आते हैं ये आगे ए आई, जैसे हमने ई बोला था वैसे ए आई में भी हमारा जीभ का दबाव यहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां ई री ए आई, ठीक है। ये आ गए हमारे 5 स्वर। अब इसके बाद क्या बच गए, सारे के सारे जो भी बचे हैं वो सारे नीचे पश्चिम आ जाएंगे, जैसे आ, ऊ, ओ और औ। ये 5 स्वर हमारे पश्चिम आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, अग्र का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का आगे वाला भाग प्रयुक्त हो अग्र, जिन स्वरों के उच्चारण में मध्य वाला भाग प्रयुक्त हो मध्य स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में पीछे वाला जीवा के पीछे वाला भाग कंठ के पास वाला भाग प्रयुक्त हो तो पश्च स्वर कहलाएगा, ठीक है। यहां पर जब हम ई, ए और आ जब इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करके मुख खुलने की स्थिति अलग अलग होगी। ई बोलेंगे तो मुंह कम खुलेगा, ए बोलेंगे तो ज्यादा खुलेगा, और आ बोलेंगे तो पूरा खुलेगा। इसका मतलब है कि जिन उच्चारण में यहाँ पर अगर मुंह कम खुल रहा है तो अग्र, थोड़ा ज्यादा खुल रहा है तो मध्य, और पूरा खुल रहा है तो पश्च। एक बात छोटी छोटी बात। चलो अब आते हैं हमारे लास्ट भेद, जिसका नाम है मुख विवर। 5वां भेद नहीं, लास्ट ही आज का, मुख विवर या तालु के आधार, मुख विवर या तालु के आधार पर स्वरों के मुख विवर या तालु के आधार पर स्वरों के भेद। आप लोग इतना याद रखें, विवर का मतलब होता है द्वार। हम जब बोलते हैं तो हमारा मुंह कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा खुलता है। तो इसमें ये 4 रूप में खुलता है। या तो ये मुंह खुलेगा 25% में, सबसे कम खुल जाएगा, ठीक है। या खुलेगा 50% के रूप में, या 75, या 100। परसेंटेज से याद करना, जल्दी याद हो जाएगी, है ना। 25%, 50%, 75% और 100%। और इतना याद रखना कि इन 4 के कारण इनके भेद ही 4 ही हैं। तो यहां पर इसके भेद कितने हो गए, 4 भेद, ठीक है। यहां पर, ठीक है। अब 25% में जो इसके भेद का नाम आएगा वो होगा समवृत स्वर, समवृत स्वर, ठीक है। 50% में जो इसका नाम होगा वो होगा अर्ध समवृत स्वर। 75% का नाम होगा वो होगा अर्ध विवृत स्वर। और लास्ट 100% में जो हमारा नाम होगा वो होगा विवृत स्वर। 25 का नाम क्या आ गया, समवृत स्वर। 50 में अर्ध समवृत स्वर, 75 में अर्ध विवृत स्वर, 100 में विवृत स्वर। अब इसमें समवृत का मतलब होता है कम मुंह खुलना। ना हर चीज को रटा दिया जाता है, हर चीज को एक ट्रिक बनाकर याद करो कि किसी में किस रूप में बन रही है स्थिति। अर्ध का मतलब आधा, यहां पर आधा मुंह खुलना। अर्ध विवृत, अर्ध आधा ही आज का है तो ये आधे से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आधे से अधिक मुंह खुलना,
आधे से अधिक मुंह खुलना, और लास्ट विवृत का मतलब होता है पूरा मुंह खुलना, पूरा मुंह है। ध्यान रखना, कम मुंह खुले समृद्ध, आधा मुंह खुले अर्ध समृद्ध, आधे से अधिक मुंह खुल जाए अर्ध विवृत, और पूरा मुंह खुल जाए 100% या विवृत। इनमें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 25% कम होता है, 50 आधा होता है, 75 50 से अधिक होता है, और 100 पूरा होता है। ठीक है, हमारे सामने 11 स्वर लिखे हुए, आप इतना माने कि ये 11 जनों का एक परिवार है, सारे सदस्य है ना, ये सारे 11 जने हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं टूर जा रहे हैं। इन 11 में ये दोनों जो हैं सदस्य, ये परिवार के मुखिया हैं। क्या है? ये परिवार के मुखिया हैं। और इतना याद रखें कि परिवार का मुखिया कभी भी पहले नहीं जाता है, पहले सब लोगों को रवाना करता है, उसके बाद जाता है। देखो स्वर याद करने की ट्रिक है ये, इसके अलावा आप रटो तो अलग चीज है। इसमें ये याद रखना, हमारे पास ये 4 गाड़ियां हैं, है ना, अलग अलग रूप में जा रही है। हमारे पास ये 2 रूप में मुखिया है, मुखिया पहले नहीं जाएंगे, तो मुखिया के बाद कौन कौन आ गए? ई ऊ री ए आई ओ औ, ये सदस्य हो गए। तो पहले क्या करेंगे, ये अपने बाद आने वाले जो 5 सदस्य, मैं परिवार में बात कर रहा हूं ना, बाकी स्वर है, 5 स्वरों को एक साथ पहले नंबर की गाड़ी में रवाना करेंगे। अब पहले नंबर की गाड़ी का नाम क्या है? समृद्ध स्वर। तो आप बता रहे हैं कि समृद्ध स्वर होते कितने हैं? 5। कौन कौन से? ई ऊ और री। ध्यान रखना, जो जहां बैठ चुका वापस नहीं आएगा, ठीक है। और मुखिया अभी नहीं बैठेगा, मुखिया तो लास्ट में जाएगा सबको रवाना करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचे? 4 ए आई ओ औ, गाड़ियां कितनी है? 3। तो इन्होंने कहा कि ए छोटा है आई बड़ा है, ठीक है ना, वापस ओ छोटा है औ बड़ा है। तो इन्होंने कहा कि यार एक काम करो, जो छोटे हैं उनको 2 नंबर गाड़ी में बैठा दो, और जो बड़े हैं उनको 3 नंबर गाड़ी में बैठा दो। तो इन चारों ने कहा कि हमारे चारों में से ये दोनों जो हैं ये छोटे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कहा जाएंगे नंबर 2 नंबर गाड़ी में। तो 2 नंबर कौन सी गाड़ी है? हमारे अर्धसंबंध की। तो अर्धसंबंध स्वर में हमारे कितने हो गए? 2 स्वर हो गए। कौन कौन से? एक तो ए और एक ओ। क्लियर? अब जो इनमें बच गए, क्योंकि हमने क्या करा, जो छोटे हैं वो नंबर 2 में जाएंगे और जो बड़े हैं वो नंबर 3 में आएंगे। 3 का मतलब अर्धविभक्त में, तो जो 2 बच गए वो नंबर 3 में आ जाएंगे। वो 3 कौन कौन से हो गए? एक तो आई और एक औ, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब मुखिया बैठेंगे, अब मुखिया का नंबर आएगा। तो मुखिया में एक छोटा है एक बड़ा है। विवृत का मतलब क्या होता है? पूरा। हम जब चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उस वक्त हमारे मुंह से एक ही आवाज निकलती, आ, है ना, चिल्लाते हैं। तो इन दोनों में कहा कि एक छोटा है एक बड़ा है, जो बड़ा है वो नंबर 100 में जाएगा, 100% में। तो ध्यान रखना कि विवृत स्वर एक ही होता है बस, और वो है आ। तो अब क्या बच गया? ए। तो ए ने कहा कि मैं 100 से जस्ट ऊपर जो 75% वाला पार्ट आ रहा है, मैं उसमें अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। तो यहां पर ए स्वर ने 3 नंबर में स्थान ग्रहण कर लिया, और यहां पर ये अर्धविभक्त में स्वर कितने हो गए? 3। तो याद रखना, समृद्ध में कितने हो गए? 5। अर्ध समृद्ध में कितने हो गए? 2। अर्धविभक्त में कितने हो गए? 3। और विभक्त में कितने हो गए? 1। क्लियर? अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, आज जो हमने टॉपिक का रूपरेखा बनाई थी कि हम स्वर और स्वरों की चर्चा करेंगे, ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसके बारे में मुझे रिव्यू भी देंगे कि सर किस रूप में आपने पढ़ाया। एक मैंने पश्च के बारे में पूछा आपसे, उसकी संधि का नाम मुझे जरूर कमेंट में लिख के दें। एक चीज वो है कि आप लोग देखो, ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए मैं रोज हमेशा कह रहा हूं, आप लोग बस स्टडी करते रहें। जो हम क्लास में नहीं कर पा रहे हैं, अब निरंतर घर पर करें। प्रयास आपका भी रहेगा, हमारा भी रहेगा, लेकिन दोनों को एक साथ चलना है।
एक चीज और है, आप लोगों को कमेंट और शेयर जरूर करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के पास इन वीडियो का पहुंचना बहुत जरूरी है। उन लोगों को नहीं पता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब पता चल जाएगा तो शायद वो लोग भी डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। आप लोग इन्हें शेयर करते रहें। एक चीज और है कि आप नियमित तौर पर स्टडी करते रहें। ये ना सोचें कि हम एग्जाम में पास होंगे नहीं होंगे। देखो, लक्ष्य बनने से लेकर के पूर्ण होने तक की एक रूपरेखा बनती है, उसमें हम अलग अलग चरणों में चलते हैं। युद्ध भी होता है, तो युद्ध होने से पहले एक रणनीति बनाते हैं कि इन चरणों में हम जाकर के हम युद्ध को जीत सकते हैं, ठीक है ना। हम एक सोचते हैं कि हम ऐसे ना करें फिर भी युद्ध जीत जाए, संभव नहीं होगा। तो यहां पर आपको एक रणनीति जरूर बनानी होगी कि हमें पढ़ना कैसा है, स्टडी का रूप कैसे बनाना है, तैयारी करते वक्त हमें किन किन चरणों का पालन करना है, हमें नियमितता कैसे बनानी है, मार्गदर्शन जो दिया जा रहा है उनको एक्सेप्ट कैसे करें, जो अध्यापकों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उनसे हम मार्गदर्शन कैसे करें, उनसे हम किस रूप में जुड़े रहें, ये सबसे बड़ी चीज है। एक चीज और, हम लोग जितना भी स्टडी करें उनको आप वापस रिकॉल जरूर करें, तैयारी में दोहरान जरूर करें। दोहरान करते रहोगे, स्टडी होती रहेगी। आप ये मान के चलो कि अगर तैयारी में लगे रहे, देखो अभी क्या चल रहा है, मई से लेकर के अगर आप तैयारी में लगे रहे, किसी के दिमाग में ये कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब दिमाग हटाओ। अगर करते रहे ना, अगले साल पद मिलने में देरी नहीं होगी, क्योंकि आप नियमित बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने स्टडी छोड़ दी, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग केवल इतना करें, जितनी भी आपको सामग्री मिल रही है, जितना भी आपको ऑनलाइन रूप में मैटर मिल रहा है, वो सबको ग्रहण करें, आप पढ़ें, तैयारी को बढ़ाएं और इस रूप में बढ़ाएं कि आपका चयन सुनिश्चित हो जाए। बस इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूं। धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे इस बारे में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।